फेंग शू एक कॉलेज का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो अपनी कूल और सबसे अलग इमेज बनाए रखने के लिए एकदम चुप रहता है। उसकी डेस्क मेट शेन बुयू बहुत बातें करने वाली लड़की है जो उसे अपना पर्सनल लिसनर समझती है। यह सोचकर कि वह बोल नहीं सकता, वह बिना किसी डर के अपनी दिन भर की सारी बातें उसके सामने उगल देती है। वह मजाक में उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वह ना नहीं कह पाएगा। लेकिन जब वह उसे जवाब देने के लिए जबरदस्ती करती है तो वह बोलकर उसे हैरान कर देता है। वह बहुत मुश्किल से जवाब देता है और यह सच सामने आता है कि वह बोल सकता है, भले ही बोलने में उसे बहुत दर्द होता हो। बचपन के एक हादसे ने उसके वोकल कॉर्ड्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे हर एक शब्द बोलना बेहद तकलीफदेह बन गया। शेन बुई बहुत शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि फेंग शू ने उसका हर एक सीक्रेट सुन और समझ लिया है। यह जानकर कि उसे उसकी सारी बातें पता हैं, शेन बुई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद उसके प्रति शेन बुयू का नजरिया पूरी तरह बदलने लगता है। वो सिर्फ एक शोर मचाने वाली डेस्क मेट से बदलकर उसकी सच में परवाह करने वाली इंसान बन जाती है। अपने इकलौते सच्चे दोस्त को खोने के डर से फेंग शू थ्रोट लॉजेंजेस खाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज ठीक करने का फैसला करके शेन बुयू उसे सीधे एक प्रॉपर चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। एक दर्दनाक फ्लैशबैक से उसके बचपन के उस काले सच का पता चलता है जिसमें उसका फिजिकली अब्यूसिव बचपन दिखता है। वोकल कॉर्ड्स में चोट लगने की वजह से वह बेआवाज हो गया था, जबकि उसकी माँ बेबस होकर रो रही थी। उस भयानक दिन के बाद से उसने दोबारा कभी नॉर्मल बोलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर उम्मीद की एक किरण देता है और बताता है कि उसकी कंडीशन का इलाज अभी भी पॉसिबल है। अचानक नोवेल की ओरिजिनल फीमेल लीड श्याओ चुशिया उसे कॉरिडोर में देख लेती है। वह फेंग शू के प्रति फिक्र दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन शेन बुयू तुरंत बीच में आकर उसे रोक देती है। ये प्रोटेक्टिव विलेनियस उसे पीछे हटने को कहती है और साफ बोलती है कि फेंग शू का ट्रीटमेंट उसका मैटर नहीं है। उसे हॉस्पिटल की छत पर ले जाकर शेन बुयू उसकी खामोशी के बारे में प्यार से बात करती है। दर्द को सहते हुए फेंग शू बहुत मुश्किल से उसका नाम बोल पाता है। वह उसे एक नर्वस नोट थमाता है जिसमें पूछा होता है कि डॉक्टर का एक्चुअल डायग्नोसिस क्या था। वह प्यार से मुस्कुराती है और उसे यकीन दिलाती है कि क्योर पॉसिबल है, भले ही यह प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। वह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यह निकलता है कि वह फेंग शू से लगातार बोलने की प्रैक्टिस करवाती है। जब वह उसके गॉसिप क्विज का सही जवाब देता है तो वह इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसे गले लगाने की कोशिश करती है। वह उसे मजाकिया अंदाज में मिलिट्री मैरिज की धमकी भी देती है अगर वह बात करने से मना करेगा। उसकी लगातार कोशिशें आखिरकार फेंग शू का बैरियर तोड़ देती हैं और वह ना चाहते हुए भी सॉरी बोल देता है। पूरे स्कूल में यह अफवाह फैल जाती है कि फेंग शू के कोल्ड एटीट्यूड ने विलेनियस को पागल कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि उसके ये अनोखे तरीके काम कर रहे हैं और धीरे धीरे फेंग शू की डेली वोकेबुलरी बढ़ रही है। जब श्याओ चुशिया दोबारा बीच में आने की कोशिश करती है तो शेन बुयू फेंग शू को उससे दूर खींच लेती है। फिर शेन बुयू उसके वोकल प्रोनाउंसिएशन को ट्रेन करने के लिए प्राइमरी स्कूल वाले एनिमल फ्लैश कार्ड्स का सहारा लेती है। जब फेंग शू इस एक्सरसाइज में फेल हो जाता है तो वह एक ज्यादा डायरेक्ट तरीका चुनती है। वह उसके बहुत करीब आती है और उसे एक नया फ्रेज सिखाने के लिए लिप्स रीड करने को कहती है। उसकी क्लोजनेस से घबराकर फेंग शू के मुंह से गलती से क्यूट शब्द निकल जाता है। विंटर ब्रेक आते ही वह फेंग शू को मेडिसिन देकर हिदायत देती है कि इन्हें टाइम पर लेना है। वह उन दवाइयों को अपने बैग में छुपा देता है क्योंकि उसे डर है कि उसकी टॉक्सिक फैमिली को ये ना मिल जाए। घर वापस लौटने का मतलब था अपनी उदास लाइफ का सामना करना और एक पुराने अपार्टमेंट में डर के साथ एंट्री करना। उसका बिगड़ा हुआ छोटा भाई तुरंत उसका बैग खंगालता है और उसकी कॉलेज मैथ टेक्स्ट बुक का मजाक उड़ाता है। फैमिली डिनर बहुत ही तनावपूर्ण और खराब रहता है जहां सब उसकी बेइज्जती करते हैं। उसका शराबी बाप बेरहमी से कहता है कि एक गूंगे का कॉलेज जाना पैसों की बर्बादी है। वह जिद करता है कि फेंग शू को तुरंत पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने के लिए किसी फैक्ट्री में काम करना चाहिए। शेन बुयू की पेशेंट वोकल ट्रेनिंग को याद करते हुए फेंग शू आखिरकार हिम्मत जुटाता है। वह अपनी रिकवर होती आवाज का इस्तेमाल करके अपने बाप का विरोध करता है और साफ कहता है कि वह कॉलेज नहीं छोड़ेगा। उसकी माँ इतने सालों बाद उसे बोलता सुनकर हैरान और बेहद खुश हो जाती है, लेकिन उसका बाप बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि उसके अपने बेटे ने उसे धोखे में रखा था। उसके भयानक गुस्से से डरे बिना फेंग शू फिर से मजबूती से दोहराता है कि वह अपनी डिग्री पूरी करेगा। इस खुली बगावत से भड़ककर उसका बाप उसे और उसके सामान को लात मारकर घर से बाहर फेंक देता है। उसकी रोती हुई माँ कॉरिडोर तक उसके पीछे आती है और उससे अपने बाप से ना झगड़ने की भीख मांगती है। वह जमती हुई बर्फ में अकेला चल पड़ता है और अपनी टॉक्सिक फैमिली को पीछे छोड़ने का फैसला करता है। अचानक श्याओ चुशिया सड़क पर दिखाई देती है और उसे अपने घर ठहरने का ऑफर देती है, लेकिन फेंग शू उसे कोल्ड रिस्पॉन्स देता है और रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे याद है कि कैसे उसने बचपन में उसके एब्यूज को पूरी तरह इग्नोर किया था।
उसकी इस देर से आई हमदर्दी को ठुकराकर वह कड़कड़ाती ठंड में अकेला अपना सूटकेस खींचता हुआ निकल जाता है। शेल्टर की सख्त जरूरत में उसे 24 घंटे खुले रहने वाले एक कन्वीनियंस स्टोर में एक मुश्किल नाइट शिफ्ट जॉब मिल जाती है। सैलरी बहुत कम है और कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन स्टोर के पीछे वाले छोटे से स्टोर रूम में सोने की जगह मिल जाती है। स्टोर मैनेजर को उसका जख्मी चेहरा और मजबूरी देखकर उस पर तरस आ जाता है। ठंडे फर्श पर अपना थोड़ा बहुत सामान रखते हुए उसे अपनी माँ का पुराना सिलाई का पाउच मिलता है। उसके अंदर 500 युआन थे जो उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े करके छुपा कर रखे थे। अपनी माँ का यह खामोश त्याग देखकर उस तंग स्टोर रूम में उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पूरे ब्रेक में टच में रहने का वादा करने के बावजूद उसने शेन बुयू को एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। न्यू ईयर ईव पर जब काउंटडाउन शुरू होता है तो वह आखिरकार उसका नंबर डायल करने की हिम्मत जुटाता है। शेन बुयू कॉल उठाती है और सीधा पूछती है कि वह अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहा है और उसने कॉल क्यों नहीं किया। फोन पर उसकी धीमी और भारी आवाज में सॉरी सुनकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। कन्वीनियंस स्टोर की कॉलर आईडी ट्रैक करके वह उसे ढूंढ निकालती है। वह बर्फ के बीच सीधा उसके स्टोर के बाहर खड़ी नजर आती है, जैसे कोई न्यू ईयर मिरेकल हो। इमोशंस से भरकर फेंग शू बाहर भागता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। उसे अकेला छोड़ने से मना करते हुए वह रात बिताने के लिए उसके छोटे से स्टोर रूम के बेड पर ही एडजस्ट होने का फैसला करती है। जब वह अंधेरे में उसे थैंक यू बोलता है तो वह बताती है कि वह सोई नहीं थी और सब सुन रही थी। तंग स्टोर रूम की वह गर्माहट अगली सुबह तक बनी रहती है, जहां शेन बुयू नींद में भी फेंग शू का हाथ छोड़ने से मना कर देती है। जब वह उठता है तो वह बताती है कि उसने कन्वीनियंस स्टोर में उसकी कोवर्कर के रूप में ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वह सिर्फ उसका साथ देने के लिए वहां नहीं है। वह उसके लिए मेडिसिन लाती है और उसकी आवाज़ पूरी तरह ठीक करने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड है। उसका यह अनकंडीशनल सपोर्ट उनके मैनेजर से छुपा नहीं रहता, जो उनके इस बॉन्ड को एक समझदार स्माइल के साथ देखता है। कॉलेज वापस लौटने पर शेन बुयू की इस कोशिश की तारीफ होती है और उसके क्लासमेट्स फेंग शू को ठीक करने के लिए उसे मिरेकल वर्कर मानते हैं। जहां वह कूल बनने का नाटक करती है, वहीं अंदर ही अंदर वह अपनी सक्सेस से बहुत खुश होती है और फेंग शू बस अपनी किस्मत पर हैरान होता है। जैसे ही हॉलिडे पास आते हैं, शेन बुयू जिद करती है कि फेंग शू को उसकी माँ से मिलने उसके घर चलना होगा। हालांकि वह शुरुआत में मना कर देता है क्योंकि उसे अमीर फैमिली वाले ड्रामे का डर था, लेकिन शेन बुयू ना सुनने के मूड में नहीं थी। वह ऐसा इमोशनल ड्रामा करती है कि फेंग शू के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसके आलीशान घर पहुंचकर फेंग शू का वेलकम उसकी बहुत ही वार्म और एलिगेंट मांग करती है। फिर भी जब वे एक ग्रैंड मील के लिए बैठते हैं तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और वह इस बात के लिए तैयार रहता है कि अब उससे उसकी बेटी को छोड़ने के लिए कहा जाएगा। जब शेन बुयू को किसी काम से बाहर भेजा जाता है तो माहौल तुरंत बदल जाता है। उसकी माँ बताती है कि शेन बुयू के फादर चाहते हैं कि वह पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाए और फैमिली बिजनेस संभाले। अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा और फेंग शू सिचुएशन को समझते हुए उसे बाहर जाने के लिए मनाने का प्रॉमिस करता है। लेकिन माँ पूरा पासा ही पलट देती है। वह फेंग शू का हाथ पकड़ती है और अपना असली इरादा बताती है। वह चाहती है कि फेंग शू भी उसके साथ जाए। वह फेंग शू की पूरी पढ़ाई और एब्रॉड के खर्चों को स्पॉन्सर करने का ऑफर देती है, क्योंकि वह उसे बोझ नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर मानती है। उनके इस सच्चे एक्सेप्टेंस से इमोशनल होकर फेंग शू मान जाता है। तभी शेन बुयू वह गिफ्ट लेकर वापस आती है जो उसकी माँ ने मंगवाया था। जब वे बॉक्स खोलते हैं तो वह प्रॉपर्टी डीड से भरा होता है। माँ अपने फ्यूचर सन इन लॉ को वे प्रॉपर्टीज कैजुअली गिफ्ट कर देती है ताकि वे जहां भी रहें उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये समझते ही कि उसे अब्रॉड भेजा जा रहा है, शेन बुयू पहले तो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फेंग शू भी साथ जा रहा है तो उसका गुस्सा तुरंत खुशी में बदल जाता है और वह अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने लगती है। कंट्री छोड़ने से ठीक पहले फेंग शू के पास्ट से एक चेहरा सामने आता है। उसकी बचपन की दोस्त श्याओ चुशिया इशारा करती है कि यह अमीर लड़की अब्रॉड जाने के बाद आसानी से अपना माइंड बदल सकती है। फेंग शू के जवाब देने से पहले ही शेन बुयू बीच में आकर अपने पार्टनर को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर चुशिया एक अजीब सी बात बताती है कि यह दुनिया एक नोवेल है जहां वह असली प्रोटोगोनिस्ट है और शेन बुयू सिर्फ एक विलेन है जिसने उसकी जगह छीन ली। रोते हुए वह अपने बचपन की एक गलती पर पछतावा जताती है। सालों पहले जब छोटा फेंग शू अंधेरे कॉरिडोर में अकेला बैठा था, तब चुशिया ने उसे पानी की बोतल देकर थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई थी, लेकिन फिर अपना दरवाजा बंद करके उसे ठंड में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। आज के टाइम में फेंग शू उससे कहता है कि वह उसे ब्लेम नहीं करता, लेकिन उसकी यह देर से आई माफी पास्ट को बदल नहीं सकी। बहुत सुन लेने के बाद शेन बुयू चुशिया को जमीन पर गिरा देती है और उसके विक्टिम बनने के नाटक को पूरी तरह खत्म कर देती है। फेंग शू धीरे से शेन बुयू को पीछे खींचता है और चुशिया को उसकी बचपन की निशानी वापस देकर अपने दर्दनाक पास्ट से सारे रिश्ते तोड़ लेता है।
जब चुशिया पूछती है कि क्या वह कभी घर वापस आएगा, तो वह ठंडे लहजे में कहता है कि वह जगह कभी उसका घर थी ही नहीं। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फेंग शू यह मेक श्योर करता है कि उसकी एब्यूसिव फैमिली को सजा मिले। वह सालों से इकट्ठे किए गए एविडेंस पुलिस को सौंप देता है ताकि उनका डाउनफॉल पक्का हो सके। अपने पास्ट से पूरी तरह फ्री होकर फेंग शू शेन बुयू का हाथ थामे लंदन की फ्लाइट की तरफ बढ़ता है, एक नई शुरुआत करने के लिए। यूके पहुंचने पर फेंग शू को एहसास होता है कि जो घर शेन की मां ने उनके लिए खरीदा है वह असल में एक बहुत बड़ा पैलेशियल एस्टेट है। और उसके लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस करोड़ों की प्रॉपर्टी की डीड सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पर थी। इतने बड़े घर के बावजूद शेन बुयू यह शिकायत करती है कि उनके बेडरूम बहुत दूर दूर हैं और उसे सुलाने के बहाने से वह अपना गद्दे खींचकर सीधे उसी के कमरे में ले आती है। वह फेंग शू का रिएक्शन देखने के लिए तुरंत सोने का नाटक करने लगती है। उसकी इस बचकानी हरकत पर मुस्कुराते हुए फेंग शू भी उसका साथ देता है और उसके करीब झुकता है। अब और नाटक ना कर पाने की वजह से वह एक्साइटेड होकर सीधे उसकी बाहों में कूद पड़ती है। दोनों एक दूसरे को गद्दे पर खींच लेते हैं और एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। समय बीतता है और वापस देश में शेन बुयू के सख्त फादर को कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज मिलती है कि वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। फेंग शू के प्रति उनका एटीट्यूड पूरी तरह 180 डिग्री बदल जाता है और वह खुशी खुशी खुद उनकी शादी अरेंज करने का प्लान बनाने लगते हैं। इस अचानक मिली बहुत बड़ी मंजूरी से फेंग शू पूरी तरह हैरान हो जाता है और शेन बुयू से पूछता है कि उसने अपने फादर पर कौन सा जादू किया है। जवाब में वह बस एक शैतानी स्माइल देती है। उसके फ्लैट पेट की तरफ देखकर फेंग शू को एहसास होता है कि उसने अपने फादर से जबरदस्ती हाँ करवाने के लिए प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक किया था। अब जब यह झूठ बाहर आ ही चुका था तो बात छुपाए रखने के लिए उनके पास तुरंत एक ग्रैंड वेडिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। शादी के बाद शेन बुयू के फादर लगातार आसपास मंडराते रहते हैं और उत्सुकता से अपने ग्रैंड चाइल्ड के आने के संकेतों के लिए उसके पेट पर नजर रखते हैं। इस ड्रामे को जारी रखने के लिए शेन बुयू बहुत चालाकी से उनके शक को भटका देती है और बच्चे के एडवांस गिफ्ट के तौर पर उनसे एक बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने में कामयाब हो जाती है। फेंग शू पेपर्स पर साइन तो कर देता है, लेकिन वह इस बात से थोड़ा घबरा जाता है कि उसकी वाइफ कितनी आसानी से अपने ही फादर को उल्लू बना रही है। लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि इस झूठ को बनाए रखने के लिए अब उन्हें सच में एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा। 1 साल बाद वह झूठ सच में बदल जाता है जब फेंग शू डिलीवरी रूम के बाहर नर्वस होकर टहल रहा होता है। नर्सरी के अंदर शेन बुयू अपनी न्यूबॉर्न डॉटर को गोद में लिए चमक रही होती है, जबकि ग्रैंडफादर पूरी तरह से बच्ची पर अपना हक जमा लेते हैं। ग्रैंडमदर तुरंत बीच में आती है, जिससे अपनी प्यारी पोती को गोद में लेने के लिए दोनों के बीच एक मजाकिया फाइट शुरू हो जाती है। इस खुशी के माहौल के बीच फेंग शू अपनी थकी हुई लेकिन खुश वाइफ को प्यार से गले लगा लेता है। वे अपनी बेटी का नाम फेंग शाओनिंग रखते हैं और इस सिंपल नाम की खुशी में ग्रैंड पेरेंट्स उसके लिए एक स्पेशल बड़ा सा गोल्ड लॉक बनवाते हैं। मदरहुड ने हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाली शेन बुयू को बहुत ज्यादा नर्वस बना दिया था, जो बार बार बेबी फॉर्मूला का टेम्परेचर चेक करती रहती है। वह कसम खाती है कि अगर फ्यूचर में किसी ने उसकी बेटी को परेशान करने की हिम्मत की तो वह उसे बर्बाद कर देगी, जिस पर फेंग शू उसे याद दिलाता है कि थोड़ा प्यार उसके लिए भी बचा कर रखे। वह उसे यकीन दिलाता है कि वह आज भी उतनी ही सुंदर और प्यारी है, जिससे शेन बुयू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शाओनिंग की ग्रैंड फर्स्ट बर्थडे पार्टी में उसके ग्रैंडफादर उसे गोल्ड बार उठाने के लिए फुसलाने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो सके, लेकिन शेन बुयू उसे सिर्फ एक खिलौना उठाकर खुश रहने के लिए कहती है। धन दौलत और खिलौनों को इग्नोर करते हुए छोटी शाओनिंग सीधे टेबल के पार रेंगती हुई जाती है और अपनी माँ की टांग पकड़ लेती है, जिससे साबित होता है कि वह अब भी से मम्माज गर्ल है। ग्रैंडफादर मजाकिया अंदाज में निराश हो जाते हैं, जबकि ग्रैंडमदर उनकी हार का मजाक उड़ाती है। अपनी फैमिली को एक साथ हंसते हुए देखकर फेंग शू सोचता है कि कैसे उसकी कभी खामोश रहने वाली लाइफ अब इस खूबसूरत हलचल और आवाजों से भर गई है। हालांकि उनकी इस परफेक्ट लाइफ में तब एक मजाकिया मोड़ आता है जब शाओनिंग अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है। शेन बुयू खुद को इग्नोर महसूस करती है और फेंग शू को बेडरूम में घेर लेती है। वो ड्रामा करते हुए शिकायत करती है कि वह अपना सारा टाइम उनकी बेटी के साथ बिताता है और उसे इग्नोर करता है। उसका अटेंशन पाने के लिए वह उस रात उसकी बाहों में सोने की जिद करती है। अपने हस्बैंड के साथ कुछ अकेले पल बिताने के लिए शेन बुयू तुरंत एक प्लान बनाती है। वह धीरे से नर्सरी में जाती है, सोती हुई शाओनिंग को उठाती है और बिना किसी झिझक के बच्ची को उसके ग्रैंडफादर की गोद में डाल देती है। इस रुकावट को हटाने के बाद वह फेंग शू के साथ बेड पर कूद पड़ती है और आखिरकार सिर्फ उन दोनों के लिए एक रोमांटिक नाइट सिक्योर कर लेती है। एक बिजी वीकेंड पर फेंग शू और शेन बुयू अपनी छोटी बेटी शाओनिंग के साथ फैमिली शॉपिंग ट्रिप का मजा ले रहे होते हैं। एक नई केक शॉप देखकर शेन बुयू एक्साइटेड होकर लंबी लाइन में लग जाती है और फेंग शू को आराम करने के लिए कह देती है।
फेंगशू एक कंफर्टेबल लाउंज चेयर पर बैठ जाता है जहां उसकी वेडिंग रिंग की चमक उसकी नई लाइफ की शांति को दिखा रही होती है। लेकिन वह शांति तब भंग हो जाती है जब उसकी सन की एक्स शाओ चुशिया हाथ में एक मुड़ा हुआ पर्चा लिए अचानक सामने आ जाती है। चुशिया की लाइफ लगातार खराब जॉब्स, झगड़ों और एक कड़वे ब्रेकअप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब मॉल में पर्चे बांटने की नौबत पर आई चुशिया फेंगशू की इस कंफर्टेबल लाइफ से जलने लगती है। बेबस और गुस्से में आकर चुशिया आगे बढ़ती है और पागलों की तरह दावा करती है कि फेंगशू आज भी सिर्फ उसका है। इससे पहले कि वह उसे छू पाती, शेन बुयू वहां पहुंच जाती है और उसका गुस्सा देखकर चुशिया वहीं जम जाती है। जमीन पर गिरी चुशिया के सामने डटकर खड़े होते हुए शेन बुयू अपना हक जमाती है और डिक्लेयर करती है कि फेंगशू उसका लीगल हस्बैंड है। इस मुलाकात से चिढ़कर शेन बुयू फेंगशू का हाथ जोर से पोंछती है ताकि चुशिया का कोई भी टच उस पर न रहे। चुशिया को जमीन पर गिरा हुआ छोड़कर यह मैरिड कपल एक दूसरे की उंगलियों को थाम कर आगे बढ़ जाता है। बाहर आकर शेन बुयू मजाकिया अंदाज में मुंह बनाती है और फ्रस्ट्रेट होती है कि उसे चुशिया को 2-4 लात मारने का मौका नहीं मिला। फेंगशू उसे चुप कराता है और प्यार से मानता है कि उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकी। स्कूल के दिनों का एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे यह गहरा प्यार तब शुरू हुआ था जब शेन बुयू चुपचाप बैठने वाले फेंगशू के बगल में आकर बैठी थी। यह एहसास होने पर कि वह कभी नहीं बोलता, उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसे अपना पर्सनल सीक्रेट लिसनर बना लिया था। उस दिन से वह उस शांत लड़के पर बिना रुके अपनी अनगिनत बातें उगलती रहती थी। एक सुबह जब सूरज की रोशनी फेंगशू के चेहरे पर पड़ती है तो शेन बुयू उस पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। अपनी इस अचानक जागी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वह अपनी बुक जमीन पर पटकती है और सीधे शादी का प्रपोजल दे देती है। हैरान होकर फेंगशू आखिरकार बोल पड़ता है, जिससे खुश होकर शेन बुयू प्यार से उसका चेहरा दबा देती है। कड़ाके की ठंड वाले विंटर ब्रेक के दौरान परेशान शेन बुयू फेंगशू को ढूंढते हुए एक 24 घंटे खुले रहने वाले कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंचती है। वह उसे एक अंधेरे बिना हीटर वाले स्टोर रूम में ठंड से कांपते हुए पाती है, जिससे उसकी फैमिली के बुरे बर्ताव का सच सामने आ जाता है। जब फेंगशू नींद में उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो शेन बुयू का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला करके वह गर्व से उसी स्टोर में जॉब कर लेती है और खुद को उसकी लाइफ टाइम गार्जियन डिक्लेयर कर देती है। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हुए शेन बुयू लंदन शिफ्ट होने के लिए फेंगशू के सूट्स पैक करने में उसकी हेल्प करती है। चुशिया के जिद्दी नेचर को जानते हुए शेन बुयू इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वह चुशिया के गुस्सैल एक्स बॉयफ्रेंड को एक खतरनाक ऑडियो फाइल फॉरवर्ड कर देती है। कुछ समय बाद अपने लंदन वाले ग्रैंड एस्टेट में फेंगशू प्यार से अपनी न्यूबॉर्न डॉटर की देखभाल कर रहा होता है। शेन बुयू आधे घंटे से खुद को इग्नोर महसूस करके पीछे मजाकिया अंदाज में मुंह बनाने लगती है। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर कि वह अपने हस्बैंड के प्यार की जंग एक बच्चे से हार रही है, वह एक प्लान बनाती है। वह अचानक फर्श पर गिर जाती है और उसका अटेंशन पाने की अजीब कोशिश में अपनी स्लीपर निकाल देती है। अपने पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल करके वह बहुत मुश्किल से एक हार्ट शेप बनाती है और फेंगशू को हंसाने में कामयाब हो जाती है। चीजी फेंगशू उसके करीब झुकता है और अपनी पागल वाइफ को प्यार से याद दिलाता है कि वह आज भी उससे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये फैमिली धूप से भरी दोपहर में सोफे पर बैठकर एक साथ पिक्चर बुक पढ़ती है। शेन बुयू ताज़ा तरबूज की प्लेट लेकर आती है, जिससे उनकी यह लाइफ एकदम परफेक्ट लगने लगती है। जैसे ही शाउनिंग बुक को देखकर खुशी से तोतली आवाज में बोलती है, शेन बुयू की आंखों में बेहद खुशी के आंसू आ जाते हैं। फेंगशू की आंखों में देखते हुए वह हर जन्म में उनकी इस खुशी को प्रोटेक्ट करने का वादा करती है।